नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी हर हफ्ते की सुबह आप सबके साथ रूबरू होता हूं। डिकोडिंग 24x7 और जैक सिंप्लीफाइज के सौजन्य से हम लेके आते हैं जनरल कार्की के साथ विश्व की 4-5 बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें और उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ता है। जनरल कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद चैट्स। गुड टू बी बैक अगेन दिस वीक। एब्सोल्युटली अभय। और देखिए, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि हम ना T20 से पहुंच गए हैं टेस्ट मैच पे। लग ऐसे ही रहा था कि हम टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं, लेकिन सडनली एक तूफान आता है। उस तूफान का नाम था सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और इसमें उसने जो ट्रंप की टैरिफ नीति थी, और टैरिफ के बेसिस के ऊपर ही ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रखा था, घुमा के रखा था। ऐसा नचा रहा था जैसे लट्टू नच को ना, हम आपको याद होगा बचपन में हम लट्टू को हाथ में नचाया करते थे, उस तरह से लट्टू नचा रहा था। अब वही टैरिफ को ना इलीगल करार दे दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आप क्या देखते हैं? हिंदुस्तान के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं? जी, हिंदुस्तान जो था वो ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा बोझ या मार हमको ही पड़ी थी, जो 50% था। 25% रशियन ऑयल लेने के चक्कर में और बाकी 25% जो उसने अलग से लगाया था। और जो लोग शुरू शुरू में जल्दी जल्दी से भाग के डील कर गए थे, उन्होंने उसकी टर्म पे कर दिया था। हिंदुस्तान ने अपनी रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करने दिया उसको, यानी कि अपने एग्रीकल्चर और डेयरी को बचा के। लेकिन दुनिया की हालात देखते हुए हमने भी थोड़े कंसेशन उनको दिए थे, और उससे हमारा टैरिफ जो था वो 25% पे उसने ला के रख दिया था, जो कि हमको 18% पे, जो कि हमको ठीक लग रहा था उस समय। लेकिन आज की तारीख में तो अभी जब से कोर्ट का रूलिंग आया, तो वो 18% भी 10% हो गया है हमारे टैरिफ। तो उसमें अभी बात ये आती है कि क्या हमने थोड़ी जल्दबाजी करी? ये जो फ्रेमवर्क है, अभी तक हमने ट्रेड डील साइन तो क्या नहीं है, तो क्या हमने जब ये फ्रेमवर्क वर्कआउट किया था अमेरिका के साथ, अभी हमारी एक डेलीगेशन वहां जाने वाली थी 18 के परसेंट पे, और अभी ये जो आ गया 10% पे, क्या हमारे पास कुछ बार्गेनिंग पावर है कि हम अपने जो पुरानी उनसे हमने जीरो टैरिफ्स उनको प्रॉमिस किए थे, क्या उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन और कर सकते हैं या उनसे और कंसेशन ले सकते हैं? तो ये बातचीत चल रही है। और इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है कि ट्रंप जैसा ईगो और मेगलोमैनियक आदमी जो है, जो कि अभी घायल अवस्था में चिंगार रहा है, ऐसे को अगर आप 18 से फिर 10 की बात करोगे तो उसका कोई भरोसा नहीं, वो कौन सी दूसरी तरफ से आपको फिर वो बैड बुक्स में डाल के तंग करना शुरू करेगा। और दूसरी तरफ ये कहने की बात है कि जब वो टैरिफ ही इलीगल हो गए हैं, तो क्यों ना हिंदुस्तान और बाकी कुछ और देश जिन्होंने शुरू में जल्दीबाजी में साइन कर लिया था, अब ठंडे दिमाग से बैठ के एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन में एक उनके साथ प्रपोजल रखे, ताकि आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रेड एक तरफ है, टैरिफ एक तरफ है, और बाकी इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, ये दूसरे आयाम में आ जाते हैं एक नॉर्मली अगर देखा जाए। लेकिन क्योंकि ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ को वेपनाइज कर दिया था, इसलिए हमारे ऊपर ये बात आ गई थी कि एक उसने उसको पूरा जियोपॉलिटिकल भी ले लिया, और अपनी पर्सनैलिटी डाल के कुछ ऑप्शन दूर में जो हमने उसको क्रेडिट नहीं दिया उसके बौखलाहट में, ये एक एक मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी जो ट्रंप है, उसकी एक बैड बुक्स में आने पे आप पे बेवजह से लग रहे थे ये टैरिफ। जो कि उसकी बाकी अगर देखें कांग्रेस है या बाकी जो उनके सोचने वाले थिंक टैंक्स है, वो हमेशा उसको एडवाइस करते रहे कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25 साल की जो हमने अभी तक फाउंडेशन बनाई है उसको खराब ना करें। तो अब ये जो 10% का टैरिफ आ गया है, क्या इसको हम लेके अपने को कर लें, या इस पे हम आगे बातचीत करें और इस पे नेगोशिएट फर्दर करें अपने बेनिफिट के लिए? ये डिप्लोमेसी पे आता है। डिप्लोमेटिक कोर को काफी काम करना पड़ेगा, और देखिए आगे क्या चलता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए
10% भी हमें तो ठीक ही लगता है। कॉम्पिटिटिवनेस में अब हम बराबर आ गए बाकियों से, लेकिन जहां तक हमारे एक्सपोर्टर्स को है और यूएस इंपोर्टर्स को है, उन पे जो बर्डन है वो बहुत कम हो गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय। देखिए, तीन चार चीजें मुझे बहुत दिलचस्प लगती हैं इस पूरे प्रकरण में। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए, ट्रंप जो है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है मिड टर्म पोल्स जो नवंबर के महीने में होने वाले हैं। और मिड टर्म पोल्स के लिए उसको कोई ना कोई एक बड़ी चीज दिखानी है कि देखो ये मैं लेके आया हूं और मैं सबसे बेस्ट हूं। इसके पास अपना उसने अपने पूरे जैसे डोमिनोज लाइनअप करते हैं, उसने डोमिनो लाइनअप कर रखे थे। सबसे पहला डोमिनो था गाजा। तो गाजा में बोर्ड ऑफ पीस कर लिया, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। दूसरा था वेनेजुएला। वेनेजुएला को उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। तीसरा आ रहा था किसी ना किसी तरह से यूक्रेन। यूक्रेन में काफी हद तक सक्सेस मिल रही है, यहां तक कि रशिया ने भी बोलना शुरू कर दिया कि हम डॉलर में वापस आना चाहते हैं। तो सब कुछ अपने उसके हिसाब से चल रहा था। हिंदुस्तान के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो गया, तो उसे लगने लगा होगा कि अब तो मेरी जीत निश्चित है। लेकिन ये एक सुर्रा आ गया। तो यहां पे तो एक बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए, लेकिन उसके पास विकल्प भी बहुत है। और सबसे बेहतरीन विकल्प मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो कानून जिसके तहत उसने ये टैरिफ लगाए थे, उसको टैरिफ लगाने का प्रावधान उसके पास हक नहीं था। लेकिन एम्बार्गो के ऊपर कोई बात नहीं की थी। और ट्रंप ने यही बात दोहराई है और ये कहा कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा नेशंस को, मैं विल डिस्ट्रॉय नेशंस, मैं एम्बार्गो लगा दूंगा। एम्बार्गो का मतलब यह कि कुछ भी वहां से नहीं आएगा। तो एक तो ये है उसके पास हथियार। उसका दूसरा हथियार है, अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 301 है, 232 है, कई सेक्शंस हैं। 301 के ऊपर वैसे ही उसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, जो उसके लिए समस्या आई चाइना के लिए। वहां पे 35% तक टैरिफ लगे हैं। 232 पे स्टील और एल्यूमिनियम के नाम पे हमारे ऊपर भी टैरिफ है, ये तो वहीं का वहीं रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि तकरीबन तकरीबन 55 से 60% हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो जाएंगे वापस जीरो टैरिफ के ऊपर। क्योंकि जो 10% उसने अक्रॉस द बोर्ड लगाया है, उसने कुछ सेक्शंस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, ये एग्जेम्प्ट में आते हैं और यहां पे हमें फायदा हो जाएगा। जो 10% में है, ज्वेल्स, ज्वेलरी, जेम्स, ज्वेलरी, ये सब 10% पे आ जाएगा। 50 से हम 10 पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत सही आकलन लगाया है कि आपने ये कहा कि देखिए हमने क्या जल्दबाजी की, और आपने सही कहा कि हमने जल्दबाजी तो नहीं की, फ्रेमवर्क किया है, डील तो हमने साइन की नहीं है। अब डील में जब नेगोशिएशन होगा और रीनेगोशिएट होगा, अब ये 50% की बात तो नहीं होगी, 10% से हम नीचे आएंगे। मतलब यह है कि बाय एंड लार्ज हम वापस पुराने टैरिफ पे पहुंच जाएंगे, वही 2 से 3% एवरेज टैरिफ पे। और हम नेगोशिएट करके किसी ना किसी तरीके से अपने तरफ में ला सकते हैं। और क्योंकि ट्रंप के बारे में कोई कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता, तो हमको तो ये बिल्कुल ये मान के चलना चाहिए कि ट्रंप कुछ ना कुछ तो करेगा, प्लान बी तो उसके पास होगा। अगर आप और हम इस प्लान बी के बारे में इस मंच पे बैठ के बात कर सकते हैं, तो ये तो है ही नहीं कि ट्रंप और के पास ये प्लान बी और उसके पास विकल्प उसने पहले से तैयार नहीं किए होंगे। जानता तो वो भी है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उल्टा हो जाए, तो क्या करेगा। तो ये तो उसने प्लान कर रखा होगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमको ये चीज जो है कहीं ना कहीं रीनेगोशिएट करेंगे। इस बार रीनेगोशिएट करेंगे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ ग्रेटर स्ट्रेंथ। लेकिन एक समस्या फिर भी रह जाती है अभय, और वो है तकरीबन 175 बिलियन डॉलर्स जो उसने टैरिफ के नाम पे अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग जगहों से कलेक्ट कर रखे हैं। इनका क्या होगा? आपको लगता है कि अमेरिका इसे वापस करेगा? और अगर करेगा तो कैसे?
ये अगर आप अमेरिका की डिबेट सुनिए तो वो कहते हैं कि इसमें जो टैरिफ का बोझ है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कभी एक्सपोर्टर, कभी इंपोर्टर जो कंपनी है, और कुछ एक कंज्यूमर। तो वो उसका वर्ड करेक्ट। उन्होंने यूज किया, ये तो बहुत एक मेसी सिचुएशन है। पहली बात तो आप उसको कैलिब्रेट कैसे करोगे, किसको कितना ड्यू है, और उसके बाद वापस दोगे तो कहाँ से दोगे। तो ये एक चीज है जिसमें शायद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग देगा, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना ही इतना मुश्किल है, एग्जीक्यूट तो बाद में बात होगी। करेक्ट। अबे अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज जैसे आया है और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप ने ये जो ग्लोबल टैरिफ किया था 10% से लेके 15% कर दिया है। और उसने ये भी कहा है कि ये लीगली टेस्टेड है, मतलब उसका प्लान भी तो आपको दिखाई दे रहा है शुरू हो गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रम्प क्या करेगा, कैसे करेगा, किसी को नहीं पता। उसने 15% कर दिया है और ये टेस्टेड है कहना, उसके एडवाइजर्स भी वही करते हैं जो कि राजा चाहता है। तो इसकी फिर लीगल स्क्रूटनी होगी। तो इतने सालों से दुनिया समझ गई है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। कभी ये कुछ बोलता है और फिर पलट के दूसरी बात बोलता ही बोलता है। तो ये इसने कर दिया है, ये अपनी जो कंसिस्टेंट है अपनी इरेशनैलिटी में, तो ये एक इरेशनल और इलॉजिकल इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया। परसों फिर पलटी खा जाएगा, कोई इसका भरोसा नहीं है। जी। बिल्कुल सही। देखिए, इरेशनैलिटी से आपको दिखाई देता है कि ट्रंप क्या कर रहा है। चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो टैरिफ के नाम पे हो, चाहे वो ईरान में हो। ईरान में भी देखिए आपको यही दिखाई दे रहा है। दो कैरियर बैटल ग्रुप्स पहुंच गए ईरान, एक पहुंचने वाला है, एक पहुंचा हुआ है। 50 से ज्यादा F-16, F-25, F-35, F-22 पहुंच गए। उतने ही एरियल रिफ्यूलर्स हैं, उतने ही काफी सारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट पहुंच गए, एवैक पहुंच गए। वहां पे जेनीवा में जो अभी अभी बात हुई है उसमें जो उनका ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है अगराची, उसने ये कहा है कि हमने कहीं ना कहीं एक मसौदा टाइप फ्रेमवर्क हमने एग्री किया है जिसमें हम मानने को तैयार हैं कि हम जो है एनरिचमेंट कम कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने हमें और कुछ नहीं मांगा है। उल्टे तौर पे अमेरिका कहे जा रहा है कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, आप अपने मिसाइल्स पे भी कंट्रोल करिए। उल्टा वहां पे खमेनेई कहते हैं कि हम तो आपके जहाजों को डुबा देंगे। ये एक तरह से ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। आप ये पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रम्प का जो है वो ट्रेड डील्स नेगोशिएट करने में अगर आप देखें तो एक पहली बात, उसका जो पुश होता है, जो धक्का मारता है, वो एक बहुत अनरियलिस्टिक पोजीशन पे दूसरे की टेबल को पीछे धक्का मारता है। और फिर वो कहता करेक्ट। है ठीक है अब तुम आ जाओ, और एक मिडिल ग्राउंड में हम आ जाएंगे, लेकिन उसमें मेरी जो चीज है उसकी मांग ज्यादा होगी, आपकी कम होगी। ये उसका तरीका है। तो अभी भी ये करेक्ट। जो है ईरान के खिलाफ कर रहा है, ये एक मिलिट्री फोर्स लगा के आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। अभी जब ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है तो उसमें दुनिया को बताने के लिए ईरान ने तो एक कह दिया है कि हाँ, हम न्यूक्लियर वाले में कुछ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, उसका हम काउंटर ऑफर बना रहे हैं, और इसलिए उसको टाइम मिल गया है। ऊपर से ट्रम्प ने उसके बदले में बोल दिया 10 से 15 दिन दे रहा हूँ, उसके बाद तो आपका एक्शन शुरू हो जाएगा। जब ये तनातनी चल रही थी तो चाइना की सैटेलाइट्स जो है वो फटाफट इमेजेस दिखा रही हैं अमेरिकन बेसिस की। मतलब चाइना ने बता दिया है कि मैं इसमें एक्टिवली बैक कर रहा हूँ ईरान को। उधर रशिया ने तो ओवरटली बोल दिया है, एक अपना शिप भी, वॉरशिप भी वहां पे भेज दिया है, ये बताने के लिए कि भैया इस जंग अगर होगी तो इसमें मेरा पैर भी यहाँ पे जमा हुआ है ईरान के सपोर्ट में। अब ये जो है, ये सब चीजें जो होती जाती हैं वो कैलकुलेशन दोनों साइड को अपने दोबारा रिवर्क करने होते हैं। और अभी इंडिकेशन ये भी आ रहे हैं जो मीडिया से है या जो कोई बोल रहे हैं कि ईरान में अगर ये करेगा भी तो ये लिमिटेड मिलिट्री टू मिलिट्री होगा, और इसमें ये रजीम के और मिलिट्री के टॉप कमांडर्स को टेक आउट करेंगे। चाहे ये अपने एजेंट्स के थ्रू करा लें, चाहे ये अपनी जो प्रिसिशन बॉम्बिंग है और इनके जो ड्रोन्स हैं उनके थ्रू करा लें। ये इनका एक प्लान कोई बना हुआ है जिसमें कि, क्योंकि देखिए सेंसिटिव है ईरान, ये पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हम पूरे तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई भी
बड़ा बम डाला और वो रिहायशी इलाके में क्या सिविलियन डेथ्स हो जाती है, तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल और जो है वो सेटबैक होगा, वो अवॉइड करना चाहता है। तो वो सर्जिकली अगर करना चाहता है तो उसके पास बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स कर दी है, लेकिन कहीं पे ग्राउंड फोर्स का कोई ये नहीं कि इतनी डिवीजन आ गई है, इतनी कोर आ गई है। मतलब ईरान के लैंड बॉर्डर्स के अंदर कोई नहीं जा रहा है। दूर से मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स अगर होंगी तो किसके खिलाफ होंगी? रजीम के खिलाफ होंगी। हो सकता है अयतुल्ला को निकालना चाहे। तो ये जो कन्वेंशनल वॉर का भी एक एरियल एस्पेक्ट होगा, इसमें प्रिसिशन स्ट्राइक्स होंगे, कोवर्ट ऑपरेशंस होंगे, और एम रहेगा आईआरजीसी, मिलिट्री टॉप ब्रास, या उनकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी, या फिर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप। ये टारगेट रहेंगे। ज्यादा इसमें बम धम धमाके आपको कम दिखेंगे। दूसरा, ईरान की तरफ से अगर देखो, उसने मेरे ख्याल से इशारा कर दिया कि न्यूक्लियर में मैं तब भी थोड़ा बहुत आपके साथ देख लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी तो उसका फैसिलिटी पूरी उन्होंने उड़ा दी है। दूसरा, जो मिसाइल है वो नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि जो 10 डे वॉर के साथ हुई थी इसराइल के साथ, अभी इसके पास काबिलियत आ गई है कि अगर इसराइल कुछ करता तो तेल अवीव पे भी बड़ी अच्छी तरह से मिसाइलों से अटैक करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरे इसके प्रॉक्सीज हमास, हूती और हिजबुल्लाह। हमास तो हो गया खत्म। हिजबुल्लाह को मेरे ख्याल से अभी काफी कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया है इसराइल ने। हूथीज जो है वो अभी अपने लोकल वॉर में भी काफी, अभी सऊदी और यूएई के बीच में जो चल रहा है उसमें ये भी थोड़े एंगेज रहेंगे, लेकिन इनको ये छोड़ेगा नहीं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज करेगा तो सिर्फ अपनी न्यूक्लियर पे करेगा, मिसाइल इंटैक्ट रहेगा, और इसके जो प्रॉक्सीज हैं वो वैसे भी काफी जो है वो कमजोर हो चुके हैं। उनके ऊपर वो कुछ करे ना करे, वो मेरे ख्याल से इजराइल हिजबुल्लाह को भी न्यूट्रलाइज कर ही लेगा। जी राइट। देखिए, आपने बहुत सही पकड़ा है। मतलब पानी के जहाज हैं, वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, मिसाइल डिफेंस है, लेयर्ड मिसाइल डिफेंस है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, एयरक्राफ्ट हैं, ट्रुप्स नहीं है। ट्रुप्स नहीं है का मतलब यह है, जैसे इराक में जब हुआ था, जब सद्दाम हुसैन को निकालने के लिए बात हुई थी, तो उसने ट्रुप्स का बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा किया था ताकि वो लैंड अटैक कर सके। इस बार वो जमावड़ा नहीं है। मतलब यह है कि जो भी होगा लैंड बेस्ड अगर होगा तो माइनर इंसर्शंस हो सकते हैं, छोटी मोटी, कोई एक स्पेसिफिक टारगेट को निकालने के लिए, लेकिन अटैक उस तरह से नहीं होगा। इसमें देखिए, कभी कभी मुझे लगता है, जरा सा ध्यान धरिए, 1 महीना पहले की बात है अंदाजन, जब सडनली ईरानियन जो उनका रियाल है उसकी कीमत गिरी थी और 1.5 मिलियन रियाल बन गया था $1। उसके बाद जब पूरी की पूरी आवाम जो है सड़कों पे आ गई थी, उसको उसने काफी हद तक अब कंट्रोल कर लिया है। आपको नहीं लगता एक और ऐसा फॉरेन करेंसी के ऊपर स्पाइक अगर आता है, फिर से आवाम आ जाएगी रास्ते पे, और ये एक बहुत सुनहरा मौका मिल जाएगा रिजीम चेंज इफेक्ट करने के लिए। रिजीम चेंज में भी मेरा अपना मानना यह है कि खमेनी निकल जाएगा। हो सकता है कोई और मुल्ला को वहां पे बैठा दे, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं। तो ये रिजीम चेंज, खमेनी को निकाल दिया, खमेनी के लड़के को निकाल दिया, और उसको कहेगा देखिए मैंने रिजीम चेंज कर लिया। और इसके पास सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन टट्टू है पाकिस्तान। जैश ए अदल का आपको याद ही होगा, उसने उन्हीं के आदमी भेजे थे ईरान में गदर करने के लिए। ये पकड़े भी गए थे कई लोग कि $50-50 में जाके वहां पे ईरान में प्रोटेस्ट करके आ रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या इसकी संभावना है? देखिए, ये तो गिवन है कि जब वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करेगा तो वो दोबारा सिविलियन इंटरेस्ट को रिवाइटलाइज करके उनको स्ट्रीट पे लाएगा। लेकिन अगर 30,000 जो बता रहे हैं और 30,000 बता रहे हैं डेथ्स अमेरिका के साइड से, 3,400 बता रही ईरान, तो बीच में आप लगा लो 10-12 हजार अगर लोगों की डेथ हो चुकी है,
कितने लोग दोबारा अभी जिनके घरों में मातम हुआ है, ये हुआ है, कितने लोग दोबारा स्ट्रीट पे आएंगे और उनको कितना भरोसा है कि अमेरिका आएगा, क्योंकि अमेरिका ग्राउंड में ट्रुप्स कमिट नहीं कर रहा है, ये इनको भी यूक्रेन की तरह उकसा के कहीं गायब ना हो जाए। तो अभी करेक्ट। लोगों में, और जो इसके आप बता रहे जो पेड कार्डर्स थे और जो थे, उनको काफी इन्फिल्ट्रेशन करके जो एजेंट्स थे, काफी को आइडेंटिफाई करके भी मार चुके हैं ईरानी फोर्सेस। तो इस बार जो अगर प्रोटेस्ट होगा भी, वो उस लेवल का नहीं होगा जो कि तब हुआ था। और ये कोशिश इनकी रहेगी, मिलिट्री ऑपरेशंस इनके हाथ में, स्ट्राइक्स इनके हाथ में है, जो आप बोलते एसएफ इंसर्शन इनके हाथ में है। लेकिन जनता कितनी बाहर आके उस मोमेंटम को करके टॉपल कर सकती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जैसे आपने बोला और मैंने भी बोला था, रजीम तो नहीं बदलेगी, रजीम के काम करने का तरीका बदल सकता है। उसमें बिल्कुल जो ये खूंखार लीडर्स है उनको निकाल के थोड़े से जो सॉफ्ट लीडर्स हो या मॉडरेट लीडर्स हो, उनके आने की उम्मीद अमेरिका कर सकता है। जी। राइट। अब ईरान में तो हमने बात कर ली पाकिस्तान की। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में जाके बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए थे शहबाज शरीफ, पहली रो में भी नहीं थे, सेकंड रो में थे। सेकंड रो में उनके सामने जो बैठे थे वो थे वांगा साहब, वर्ल्ड बैंक के लीडर। यहां तक कि फीफा के जो चेयरमैन है वो भी उनके आगे पहली रो में थे और शहबाज शरीफ पीछे। एक तरह से ये बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। राइट। आप इस बेइज्जती को कैसा देखते हैं? और इसके साथ साथ जरा दृष्टि डालिए, कुछ महीने पुरानी कहानी है, नवाज ये शहबाज शरीफ और मुनीर गए थे अमेरिका। मुनीर के पास एक छोटा सा सूटकेस था, ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस खोल के उसने दिखाया कि सर ये देखिए रेयर अर्थ, एक सेल्समैन की तरह। और रेयर अर्थ का जो पैक सिलिका बना है रेयर अर्थ के लिए, इनटू ये सुनिश्चित करने के लिए कि रेयर अर्थ के ऊपर चीन का दबदबा जो है उसको कम किया जाए, उसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं है। बल्कि हिंदुस्तान को बुलाया गया, हिंदुस्तान ने वहां पे मेंबर साइन भी किया, और इस बोर्ड ऑफ पीस में हिंदुस्तान पहुंच गया था एज ऑब्जर्वर। तो ये पूरा प्रकरण आप कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये दो चीजें हमने बात की है, बोर्ड ऑफ पीस और पैक्सिलिका, और दोनों में पाकिस्तान की जो भूमिका रही है, दोनों में भूमिका। उसको एक में साइडलाइन किया है और एक में उसको इंक्लूड ही नहीं किया है। तो जहां तक करेक्ट। गाजा बोर्ड ऑफ पीस का है, वो तो आपने क्लियरली बता ही दिया है। इसके अलावा उन्होंने जब बात कर रहे थे, ट्रम्प ने शहबाज शरीफ का नाम लेके बोला कि खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए और खड़े होके मोदी की तारीफ करने लग गए, और ये फिर उसको मुझे बोला अपने बैठ स्कूल जाओ। डेज की याद आती है जब टीचर कहते थे स्टैंड अप। हाँ, और स्टैंड अप हो गए और खिसिया के खड़े हो गए और खिसिया के वो बैठ गए। तो ये तो इस देश की हैसियत है। और उसने बोर्ड ऑफ पीस में भी कहते हैं, पहले बात तो इन्होंने हर सोल्जर भेजने के लिए $10,000 की बात की। फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो सोल्जर होंगे वो फाइटिंग में नहीं करेंगे, वो बाकी और एक्टिविटीज में, मॉनिटरिंग में, लॉजिस्टिक्स उधर की तरफ को आप उनको लगाइए, पर डायरेक्ट कॉम्बैट पे हमस के साथ मत रखना। और तीसरा ये भी बोलते हैं कि ट्रम्प ने बोला था जो भी कंट्रीब्यूटिंग नेशंस है, हर कंट्री $5 बिलियन देगा। वो इसके पास है नहीं, तो मांगने गया था पैसे, ये देगा कहाँ से? तो ये सब देखते हुए, अब क्योंकि वो ईरान के कंटेक्स्ट में, पाकिस्तान और चाइना कंटेक्स्ट में बलूचिस्तान रेयर मिडल वो है, इसलिए उसको जेब में रखा हुआ है। उसका जो निकालना है, जैसे कि उसने बोला था जब भी काम आएगा तो इस्तेमाल होगा टॉयलेट पेपर की तरह, खुद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बोला। तो इसी मतलब के करेक्ट। लिए टॉयलेट पेपर का रोल एक जेब में पाकिस्तान नाम का ट्रम्प ने रखा हुआ है। अब आ जाइए पैक्स सिलिका पे। पैक्स सिलिका है क्या? जैसा नाम ही वो है, पैक्स मतलब पीस और सिलिका मतलब सिलिकन, जो कि एआई की फाउंडेशन है। रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेसिंग, वेफर बनाना, चिप्स बनाना, सेमीकंडक्टर्स एंड एआई का जो बाकी क्रिटिकलिटी है, प्रोसेसिंग, उस सब की जो एक सप्लाई चेन है, ये चाइना का उसके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रैंगल होल्ड है, या बहुत बड़ा उसने उसको दबा के रखा हुआ है। और जब चाहे उसके प्राइसेस इधर करता है, जब चाहे उसके सप्लाई रोक देता है। तो ये एक दुनिया ऐसी जिसमें कि एक रेजिलियंट सप्लाई चेन, एश्योर्ड सप्लाई चेन हो, इसका क्रिटिकल मिनरल्स का,
एनर्जी उसके लिए जो रिक्वायर्ड है उसके लिए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसके लिए, और जो एआई के मॉडल्स है उनके लिए, ये सब एक ऐसी कंट्रीज उन्होंने ली है जो इंडिया को पहले इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इंडिया इन सब चीजों में अभी एक लीडिंग कंट्री नहीं है ऑन क्रिटिकल प्रोसेसिंग या हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, या अब हम सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। लेकिन ऑन अ सेकंड थॉट, जैसे ट्रेड फ्रेमवर्क की बात हुई है और वो हुआ, तो इंडिया का मैप भी उन्होंने रिवाइज कर दिया और इंडिया को बुला भी लिया है एज अ 10th मेंबर टू साइन ऑन दैट। और ये गोर के आने के बाद ही हुआ है, जो हमारे एम्बेसडर आए हैं यूएसए से। और ये एक ठीक बात भी है क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से इंडिया ने अपना फोकस दिया है ऑन एआई, ऑन सेमीकंडक्टर्स, ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, अभी बोलते हैं कि महाराष्ट्र में इतना ज्यादा है, उनकी प्रोसेसिंग, ये सब कुछ होते हुए अपने 5-10 साल में इंडिया बिग लीग में होगा। और वो एक ऐसा लिंक है जो इग्नोर नहीं कर सकता। तीसरा, जब चाइना ही अगर उसका कंटेंडर है और चाइना में आपके सारे अंडे पड़े हुए हैं, तो थोड़े अंडे अगर बाहर लाके आपको किसी बड़े देश में रखने हैं तो नेक्स्ट पावर इज इंडिया। इन सब के लिए इंडिया एक सेफ पेट है, और ये इंडिया के लिए अच्छा भी है कि वो पैक्स सिलिका में जाके साइन करके आ गया। पाकिस्तान ने बस अपनी वो अटैची दिखाई, बंद किया और उसको वहीं पर रख दिया क्योंकि उसके पास कोई कैपेबिलिटी, ना उसके पास टैलेंट पूल है, ना उसके पास एनर्जी है, ना उसके पास सेमीकंडक्टर के कुछ वेफर टेक्नोलॉजी कुछ है ही नहीं। अगर बलूचिस्तान चाहिए, जब हम बात कर रहे थे, बलूचिस्तान से अमेरिका डायरेक्टली बात कर लेगा। वो जो चल रहा है पूरा उसका इंडिपेंडेंस का, ये वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरे ख्याल चल रही है। और जो सिग्नेटरीज है बाकी देश, उनके पास काफी कुछ रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो ऐसी क्रिटिकलिटी है नहीं कि पाकिस्तान को जबरदस्ती लेके आ जाए। बिल्कुल सही। और अगर हमने हीरा मंडी की बात की है तो पन्ना मंडी की भी बात होनी जरूरी है। वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में तख्ता पलट गया, नई सरकार आ गई। तारिक रहमान ने आते ही बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें कही हैं। वो ना जमात के लीडर के घर भी गए, उधर एनसीपी के लीडर के भी घर गए, दोस्ती वोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन जमात वापस आ गया स्ट्रीट के ऊपर ये कहने के लिए कि आपने जो रेफरेंडम था उसके बेसिस के ऊपर आपने शपथ नहीं ली, आपने सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ली, इसलिए हम नहीं मानते इसको। उल्टी तरफ आप देखिए, यूनुस गायब हो गए, चले गए। जाते जाते रहता फैलाया, वो अपनी जगह है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूं। एक, 600 करोड़ बांग्लादेशी रुपए के जो उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी थी वो उन्होंने जीरो कर ली, मतलब फायदा कर लिया अपना। दूसरा, जो बांग्लादेश के ऊपर टोटल लोन्स थे वो तकरीबन 3 लाख करोड़ थे जब यूनुस मियां आए। अब जब यूनुस मियां जा रहे हैं, ये जो आपके जो लायबिलिटी है ये दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, 4 गुने से भी ज्यादा हो गई है। मतलब क्या किया यूनुस ने कि उसने पूरी की पूरी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ठप कर दी, हिंदुस्तान से लड़ाई बोल दी, पाकिस्तान के जाके उसके साथ लल्लो चप्पो करने लगे, और अब उन्होंने जो रायता फैलाया है। आपको क्या लगता है तारिक रहमान के सामने क्या विकल्प है, एक्सक्यूज मी, और उसको क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, वो ज्यादा अहमियत रखता है। अबे देखिए, ये एक विडंबना भी है और बांग्लादेश की बैड लक भी है कि एक आदमी हवाई जहाज से आया, 1 साल उसने देश का पूरा स्टैंडिंग खत्म किया, उसकी इकोनॉमी खत्म की, उसकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी, उसका सारे सिस्टम। अभी कहते हैं वो जो स्टूडेंट्स है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफिस जा ही नहीं रहे, वो एनसीपी वाले, वो 1 साल से वो चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं जो एनसीपी वाले हैं, और यूनिवर्सिटीज अभी चल ही नहीं रही है। तो उसने सब कुछ बटनरा कर दिया और फिर वो प्लेन लेके वापस चला गया। ये अगर कंटिन्यूटी में इलेक्शंस हो गए होते या कुछ होता तो भी बात अलग होती। और जो स्ट्रीट पावर दिखाने वाले दुनिया के लोग थे, ये एनसीपी और जमात, वोटिंग में पता लग गया कि उनकी हैसियत क्या है और असल में बांग्लादेश की पब्लिक क्या चाहती है। और जो आप ये 600 करोड़ की बात कर रहे हैं, इस सरकार का कहते हैं जो एनसीपी के थे, जमा के जो भी इनके मिनिस्टर बने थे, इन्होंने और कुछ नहीं किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पैसे खाए और इनकी वेल्थ इन्होंने बनाई है।
कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया। ऐसी हालत में अभी आ गए जब ये नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो उनके पास सबसे पहली उन्होंने 2 प्रायोरिटीज बनाए हैं, बांग्लादेश फर्स्ट, इम्प्रूव इकोनॉमी एंड रिमूव करप्शन एंड हैव अ फॉरेन पॉलिसी ऐसी है जो कि सबके लिए बराबर होगी, चहुमुखी होगी, ना कि एक की तरफ को इंडिया की तरफ इशारा करने के लिए। लेकिन उन्हें इतने दिनों में अभी देखिए आते ही जो है एक थॉ हो गया है वीजा। अभी इन्होंने बोल दिया है कि वीजा दोनों तरफ से भी खुल गए हैं, आना जाना शुरू हो जाएगा। और जो गर्मजोशी से मोदी जी ने उनको चिट्ठी लिखी है और उनको न्योता दिया हुआ है, वो भी जो है फ्यूचर के लिए अच्छा लगता है। और अभी आज मैं एक खबर और भी पढ़ रहा था कि वहां से एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो था, ये एनसीपी का लीडर था जिसने मर्डर किया था एक वहां पे पुलिस वाले का, उसको अभी दिल्ली से जब वो फौरन भाग रहा था, आज उसको बांग्लादेश वापस भेज दिया है। मतलब दोनों कंट्रीज में छोटे छोटे से सिग्नल जा रहे हैं कि अब ट्रस्ट वापस आ रहा है और रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। हाँ, 2 चीजें हैं, वो शेख हसीना वाला ये लोग जो उनका है एक इसके लिए एक्स्ट्रेडिशन मांगा हुआ है, वो रहेगा। अभी उसको कितनी तेजी से इसको क्या वो अपने फ्रंट बर्नर पे रखते हैं या बैक बर्नर पे रखते हैं, वो अलग बात है। और इंडिया के लिए जो इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से हो रहा है वो भी रहेगा ही रहेगा। ये 2 शिकायतें रहेंगी। बाकी वाटर शेयरिंग, गंगा तीस्ता वगैरह ये तो हो ही जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर बांग्लादेश ने अच्छी तरह से पेश आया और बाकी उनके ठीक हुए, तो एक एक करके पानी, बिजली, कपास, जो हमारी एक्साइज है, यूज ऑफ इंडियन पोर्ट्स है, ये सब चीजें धीरे धीरे जो है वो पटरी पे आएंगी। मेरे ख्याल से अभी काफी ट्रांजैक्शनल रहेगा शुरू में। इंडिया जो है बांग्लादेश के बिना रह सकता है, बांग्लादेश इंडिया के बिना नहीं प्रॉस्पर कर सकता। ये यूनेस्को इसको पता हुआ है, तारीख को पता है। और इसी में इंडिया को भी पता है कि हाँ, हमारे लिए बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन बहुत मायने रखते हैं, लेकिन हमारी सर्वाइवल उस पर नहीं है। बांग्लादेश के लिए सर्वाइवल, ये रिलेशन अच्छे रखने एक सर्वाइवल की बात है। तो ये हम जो है धीरे धीरे जो है उनका रवैया देखते हुए और एक वेरीफाइबल अगर उनका बिहेवियर रहता है इंडिया के प्रति, तो वो एक अच्छे रिलेशन में आ जाएगा। और हमको चाहिए भी है कि अच्छे रिलेशन रहे जैसे कि पहले थे। और दोनों कंट्रीज के लिए अच्छी बात है, दोनों प्रोग्रेस करेंगे। तो देखिए आगे होता क्या है। अभी उम्मीद तो बहुत है और जो इनिशियल संकेत मिले वो भी बहुत पॉजिटिव मिले। अच्छी बात है दोनों को। बिल्कुल सही। और ये पॉजिटिविटीज को ही कंटिन्यू करते हुए अब है हमारा एक एआई समिट दिल्ली में अभी अभी संपन्न हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण समिट था और पहली बार हमने इंडिया को वर्ल्ड के एआई मैप में दिखाया है। यहां तक कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी, उन्होंने मानव नाम का एक मैसेज दिया और मानव का मतलब उन्होंने ये भी बताया, एम से मॉरल एथिकल, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, उन्होंने कहा एन से नेशनल सॉवरेनिटी, डेटा की सॉवरेनिटी होनी जरूरी है, राइट। ए से एक्सेसिबल और वी से वैलिड और लेजिटिमेट। ये उन्होंने कहा एआई को होना चाहिए। एक तरह से बता रहे हैं कि एआई जो है इससे हमें, 2 लोग होते हैं जैसे उन्होंने उन्हीं के लफ्जों में था, एक होते हैं जो माना एआई से डरते हैं, भयभीत होते हैं, और दूसरे होते हैं उनको एआई में मौका दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। वो कहते हैं कि हमको इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और यहां तक कि इतना अच्छा सब समिट रहा, सक्सेसफुल रहा कि 250 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगले 2 साल के अंदर ही होने वाला है। प्राइमरली इसमें 3 जो एआई के कहते हैं 5 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो है कंप्यूटिंग वाला लेयर है, जिसमें आपके आ जाते हैं बेसिकली हार्डवेयर। आपके एनवीडिया इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जीपीयूज, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। यहां पे आज की तारीख में भारत सरकार ने 16,000 जीपीयूज खरीद के एक स्पेस बनाया कि आप आगे इस्तेमाल करें। ये 16,000 जीपीयू से बढ़ा के 35,000 जीपीयू बनाने वाले हैं, क्या वो स्पेस बना रही है भारत देश। दूसरा आता है डेटा। डेटा सेंटर्स में देखिए, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो अडानी ग्रुप है, सब के सब, एयरटेल है, सब कहते हैं हम डेटा सेंटर लगाएंगे, इतने गीगावाट के डेटा सेंटर लगाएंगे।
तीसरा आता है फाउंडेशन लेयर, कि भाई आपके जो क्या आप उसमें रन करेंगे, आपके मॉडल्स क्या हैं, एआई मॉडल्स। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, और फाइनली आता है गवर्नेंस एंड कंट्रोल। ये सारे के सारे लेयर्स में हिंदुस्तान अपना अपना काम कर रहा है। कहीं पे अच्छी स्थिति पे है, कहीं पे उतनी अच्छी स्थिति पे नहीं है। इस सब के बावजूद आप एआई को अगले दशक में किस तरह से देखते हैं, और इसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको क्या लगता है इस समिट का? देखिए, इंडिया एआई के मामले में देखे तो एक लेट स्टार्टर रहा है, और अभी जो है पिछले 5-6 साल से हमारा जो फोकस रहा है गवर्नमेंट का, वो थोड़ा बहुत अब दिखने लगा है, क्योंकि इसमें काफी इन्वेस्टमेंट बोथ टैलेंट का, नॉलेज का और हार्डवेयर का, ये तो रिक्वायरमेंट है ही है। और एक ये है कि क्योंकि हम लोग फ्रंट रनर नहीं थे, हमें फॉरेन इनपुट्स इसमें काफी चाहिए थे, कोलैबोरेशन चाहिए थे, जो कि अभी होने लगे हैं। जीसीसी आने लग गए, हमारे डेटा सेंटर सेटअप हो रहे हैं, हमारे 2 नैनो चिप्स वाले सेमीकंडक्टर प्लांट्स अभी आने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जो एआई का टैलेंट पूल है इंडिया में, वो तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि जिस हिसाब से हमारे इंजीनियरिंग टैलेंट पूल है, ये सीधे से एआई के लिए वर्ल्ड वाइड हेल्प होगा। और जो हमने ये मॉडल प्रस्तुत किया है मोदी जी ने, जैसे कि हमारा यूपीआई है, कि ये कोई कॉर्पोरेट कंट्रोल प्रॉफिट मेकिंग वो नहीं रहेगा, बल्कि इसको डेमोक्रेटाइज करके मानव, मतलब कि हर एक के लिए, ये जो इंडिया जाना जाता है जिसके लिए, कि इंडिया का मॉडल ही अलग होता है हर चीज का, कि वो पॉपुलेशन के लिए होता है, स्केल होता है, और उसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है, ताकि कोई पूंजीपति या कोई एक कॉर्पोरेशन जो है इतना पावरफुल ना बन जाए कि वो कई देशों की गवर्नमेंट्स की भी ना सुने। जैसा कि हमने देखा है ये पीछे गूगल का और यूट्यूब का, एक्स का जो किस्से थे, जहां पे कि मल्टीनेशनल ये जो मीडिया हाउसेस थे, ये दे वर मोर पावरफुल देन द कंट्रीज देमसेल्व्स, और कंट्रियों की सुनते नहीं थे, सॉवरेन नेशंस की। तो ऐसे में जो मॉडल हमने एआई का डाला है वो सबको भाता है। और क्योंकि चाइना आज की तारीख में एक वर्ल्ड लीडर है, और जो अमेरिका या फ्री वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, तो ऐसे में ये भी जरूरी था कि इंडिया अपने को पोजीशन करे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पैक्स सिलिका में एक ऐसी जगह पे पोजीशन करे कि वो एक ऑल्टरनेटिव है, एक ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब है, और एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह से हम बोलते हैं कि आप यहाँ जाइए, आप काम करिए, आपका जो बनता आप ले जाइए, जनता का भला कीजिए, ना कि पैसे बनाइए। और इस मॉडल पे ना तो हम आपसे पैसे बनाएंगे, ना आपको हम बनाने देंगे। तो ये मॉडल अभी दुनिया में जो है वो एक जड़ पकड़ रहा है हर चीज के लिए, और एआई में भी ये अच्छा रहेगा। अगले 5-10 साल में इंडिया जो है, अभी अपने को थर्ड हम कहीं मानते हैं, तो वो पोजीशन हमारी अच्छी होती ही जाएगी। और वेस्ट के साथ हमारा लिंक ज्यादा अच्छा होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। चाइना के साथ इस चीज में लिंक नहीं होगा। तो हम जो पैक्स सिलिका में जो हमने बॉन्डिंग बनाई है, जिस एसोसिएशन में हम गए हैं, उसी के थ्रू हमारे एआई का जो फ्यूचर वो लिंक्ड है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। एक ट्रस्ट वर्दी, जिनके साथ पहले भी काम किया हुआ है, और जिनके साथ हमारी बाकी डीलिंग्स और शेयरिंग है। चाइना के साथ तो सिर्फ हम सीधा साधा ट्रांजैक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। तो जहाँ के साथ हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में लोग आएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे फ्यूचर ऑफ एआई के लिए। बिल्कुल सही। अबे बिल्कुल, हमने है ना आज बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन एक थ्रेड सबके भी साथ चल रहा है, और वो है चाइना। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूरोप हो, सबके सबको साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा देश है जिसको, जो वर्ल्ड ऑर्डर को अमेरिका थ्रेटन कर रहा है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन चाइना भी बहुत ज्यादा थ्रेटन करता है अपने ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल के। इसका मतलब ये है कि चाइना ही सब कुछ करेगा, और इसीलिए चाइना जो है टारगेट है अमेरिका का। और अमेरिका जो भी कर रहा है वो चाइना को टारगेट करके ही कर रहा है। चाहे वो वेनेजुएला में तेल बंद कराया, या अब ईरान में अगर चाइना का तेल बंद नहीं करेगा, कहेगा कि आप मार्केट प्राइस पे खरीदिए। उधर रशिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे साथ डॉलर में आ जाए। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, वहां पे भी तो यही चीज चल रही है। और
इस सब के साथ साथ चाहे वो भले ही भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करे, लेकिन एक तरीके से ये एआई समिट में भी साफ दिखाई दे रहा था कि जो पुरानी डीप स्टेट है, विच वॉज मोर चाइना फोकस, चाइना सेंट्रिक और चाइना की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी, वर्सेस न्यू डीप स्टेट जो अब चाइना से अलग होना चाहती है, इन्हीं के बीच में तनाव चल रहा है। और इस तनाव में भारत के ऊपर कोई ना कोई चीजें तो होती ही रहेंगी, चाहे वो गलगोटिया के नाम पे हुआ हो, चाहे वो कमीजें निकाल के प्रोटेस्ट के नाम पे हुआ हो, चाहे वो और भी नई चीजें आए। इस सब में एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है और वो है हमें अपने हाफ फ्रंट के ऊपर अंकुश जरूर रखना पड़ेगा, लेकिन हाफ फ्रंट के साथ साथ हमें जो दो फ्रंट हैं उन्हें नहीं भूलना, और उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर इस बार जरा सा बड़ा है, लेकिन मुझे आशा करता हूं कि ये और भी ज्यादा हो। और यहाँ पे देखिए, चाहे वो रफेल 114 नए आ रहे हैं या Su-57 की बात हो रही है, चाहे वो अमका की बात होती है, इन सब में हमें देखना चाहिए हमारे लिए क्या सबसे अच्छा होता है। हमेशा भारत फर्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अभय। ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।